अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल जानवर किस्त नंबर 21। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। रशना ने थकी हुई बेजार खुश मिजाजी से हाथ लहराकर कहा, गई सुसरी जान छूटी, मगर वो तो खाने की सब चीज़ें ले गए, अब क्या होगा। रशना ने लाइल्मी में कंधे उचकाए। मेरे पीछे से एक संजीदा आवाज़ आई, आओ मेरे साथ, हम तुम्हें नाश्ता कराऊंगा। मैंने मुड़कर देखा, नीले ओवरऑल में एक संजीदा चेहरे वाले अरब, ईरानी या शायद पाकिस्तानी ओवरऑल की जेबों में हाथ डाले हमें अपने साथ चलने की दावत दे रहा था। इसने जेबों से हाथ निकाले, मुसाफिर के लिए बढ़ा दिए। मेरा नाम बादल है, इधर इलेक्ट्रिशियन लगा हुआ हूँ। इसने दोनों हाथों से मुसाफा किया था। मैंने हाथ मिलाया। इसके हाथों के लम्स में मेहनती आदमी का खुदरापन और बेगर्जी थी। तुम पाकिस्तानी हो? मैंने पूछा। पता नहीं, मैं और वालिद साहिब मस्कत में पैदा हुए थे, दादा साहिब बलूचिस्तान से गया था। बादल बलोचे में लिए हुए मेज़ों के दरमियान से रास्ता बनाता खेमे के पीछे हिस्से की तरफ चला गया। मेज़ों के गिर्द बैठे हुए लोग अब अपने मग्गों, गिलासों और प्यालों में झुके हुए चाय कॉफ़ी कुछ पीते लगते थे। मैंने देखा इनके मग और गिलास झड़ी हुई ताम चीनी और पीले एल्यूमिनियम के थे। प्यालियाँ सब कोरी, झड़ी और बेजोड़ थीं, ताहम चीनी की कालवच लगी हुई रकाबियों और बर्मी ज़ुबान के पुराने अखबारों पर भूरे बंद आटे की गेंदें रखी थी और बहुत से खीरे चीरा दिए हुए और नमक मिर्च लगे खरी मेज पर पड़े थे। कोई कोई वर्कर बेदिली से इन भूरी गेंदों को उठा उठा कर कुतर रहा था। खीरों को तो मेरे देखते किसी ने छुआ भी नहीं। हम तीनों बड़े रोशन खेमों को छोड़कर इस मिली हुई बावर्चियों की छोलदारी में आए। चीनियों जैसी सूरतों के 4 आदमी चूरों पर कुछ गर्म कर रहे थे या पका रहे थे। उन्होंने बादल से कुछ कहा तो मालूम हुआ कि शक्लें बेशक चीनी जैसी हैं, मगर वो चीनी नहीं है। वो शिकायत के लहजे में हमारे मेज़बान से कुछ कह रहे थे। बादल ने इन्हें धीरे से कुछ समझाते हुए जवाब दिया था। वो लोग हमारे बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी हमसे आंख नहीं मिला रहा था। आखिर थोड़ी वक्ता-वक्ती के बाद चीनी दिखाई देने वालों में से एक ने हाँ में सर हिलाया और अपने एक साथी को इशारा किया, जो बाहर से मेन फोल्डिंग कुर्सी उठा लाया, जिसने देगों चूल्हों से दूर एक संदूक के पास बिछा दी। संदूक एक तरह की मेज बन गया। हम तीनों बैठ चुके तो बावर्चियों में से एक बड़े खेमे में खुलने वाले दरवाजे में स्टूल डाल के रास्ता रोक के बैठ गया। इससे डर था कि कहीं इधर से कोई आ ना जाए। दूसरे बावर्ची जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर रहे थे। बादल कहने लगा, देगों वाली चाय बेकार है, ये आप लोगों को नई चाय बनाकर देगा। मैंने धीरे से कहा, मेहरबानी है तुम्हारी। वो बोला, इधर कोई हमारा अमल दखल नहीं दोस्त, ये लोग वैसे ही तबीयत का अच्छा है। अभी ये बोलो, आप लोग दोनों को एक अंडा काफ़ी होएगा, चलेगा? रशना कहने लगी, वो अंडा नहीं खाती, अंडे मीट के सिवा जो भी चलेगा। रशना शायद बूथ थी। मैं भी अंडा गोश्त छोड़ चुका था। काया बदल करने वाले को अंडा गोश्त, तंबाकू, शराब कुछ भी लेने की इजाज़त नहीं थी। हमने बलूची को समझा दिया, इसने बावर्चियों को बता दिया तो उन्होंने आलू उबालने को चढ़ा दिए। वो धीमे लहजे में बातें करता हुआ इस नाकाफी नाश्ते के लिए पेशगी मुआवजत करता रहा, जो भी हम दोनों के सामने लाया भी नहीं गया था। मैंने कहा, भाई मोहब्बत से जो भी मिल जाएगा नेमतों से बढ़ के होगा। बलूची बोला, दोस्त बड़ा कुड़की है, वैसे तो सर्कस चल ही नहीं रहा, और जो थोड़ा बहुत आता है वो तीनों आपस में बांट लेते हैं। वो लोग वर्करों को वादे के वेद के सिवा देते ही कुछ नहीं। बेजुबान जानवरों तक को भूखा मार रखा है। वो लोग बस सबको आधा पेट देता है। मैंने सोचा तीनों से इसकी मुराद तीनों होंगे, रिंग मास्टर, बॉडी बिल्डर और बेला बोनी। अखबारों पर बड़े खीरों और आटे की गेंदों को देखकर मुझे हैरत हुई थी। ये वो नाश्ता था जिसे रिंग मास्टर ताकत से भरपूर एकदम बम फुलादी नाश्ता बता रहा था। मैंने पूछा, जब सब कुछ मिलता ही नहीं तो सब लोग क्यों टिके हुए हैं? बादल बोला, किधर जावे, सब लोग की शनाख्ती पर्चियां सर्कस के साथ ही हैं। पर्ची के बगैर कहीं किसी जगह कोई घुसने नहीं देगा। दम लियाकत नहीं है, यही काम मिलेगा, नहीं तो किधर ही टिकने देगा। मुझे बोनी रिंग मास्टर की संगत याद आ रही थी। मैंने वैसे ही कुछ न कुछ कहने की खातिर कह दिया, ये दो एक तरफ हैं और बॉडी बिल्डर एक तरफ। मेरे ख्याल में तो वो ज्यादा खतरे में है, रिंग मास्टर के पिस्तौल से अभी मरते मरते बचा है। बादल मेरी बात सुनकर हंसा, कहने लगा, आप क्या समझते हो, ये जो आतू बाजार को गाली निकाली थी ये तो सब नाटक था। असल में तो वो आतू की औरत है, रिंग मास्टर को तो फंसा रखा है। यूँ समझो कि किसी की भी नहीं है, बस खुली छोड़ी हुई है। थोड़ी देर को फलकशेर के खेमे में गई है, इधर से अपनी तसल्ली करा के बाजार के खेमे में जाके पड़ जाएगी। चुमा चाटी करके इस मुर्दार को मनाएगी। कंपाउंडर को ठुड्डे मार मार के बाजार के बाजू पर एकदम नई बैंडेज कराएगी। इसी भले ही बुखार हुए ना हुए सर पे ठंडे पानी की पट्टी रखेगी, फिर शाम तक इधर ही बड़ी सोती रहेगी।
और शाम के बाद सर्कस का शो चलेगा। शो के पीछे वो फरक शेर के टेंट में जा सोएगी। सबको पता है आतू बाजार के गोली पड़ने की खबर देने को वो बोना भागा गया तो सीधा रिंग मास्टर के टेंट में गया था। सबको खबर है शो के पीछे उधर ही होती है। अजीब बात है। बादल बोला, ऐसा ही निजाम है। इंतजाम का लफ्ज कहते हुए इसने बुरा समूह बनाया था। ये बताओ, अब जो गोली चली है और बाजार जख्मी हो गया है तो रिंग मास्टर के इस बीच दुश्मनी नहीं होगी? हाँ, बराबर दुश्मनी होगी, मगर ये वक्ती है। मैंने धीरे से कहा, औरत में इनकी दुश्मनी नहीं होती, सिबों पर हो गई। औरत कैसी औरत? वो औरत मोरत नहीं है, पार्टनर है भाई जाए, समझे? सब चीज में वो भी हिस्सा बटाती है। इन लोगों का दोस्ती दुश्मनी सब टाइम से होता है। कई दफा वो मुर्दार इसको उठाकर फेंक चुका है। कभी ये इस पर फैर करता है, कभी वो करता है। मरता कोई नहीं, भागता कोई नहीं। हर बार सीजन खत्म होने पर ये लोग दोस्त बन जाता है, हिस्सा बखरा करता है, हम लोग को तसल्ली देता है, बोलता है इंतजार करो। बोनी अपनी कहती है, बॉडी बिल्डर अपनी बोलता है, मैं रिंग मास्टर की कमर तोड़ दूंगा, बस देखते रहो। फरकशर कहता है, आतू बाजार को जिंदा नहीं रहने देना है। अभी ये भी हो सकता है बाजार के खेमे में इस वक्त वो भी बैठा हो, 3 गिलास सामने रखे, अपना बोतल खोले लगा पड़ा हो, या खड़े हो के ठक ठक एड़ी बजाकर बाजार का बोनी का गिलास भरता हुए आंख मार के ठट्टे लगाता हुए। इन लोगों का हमेशा से ऐसा ही है। और मैं क्या कहता, मैंने कहा इनको मार के निकालो, सर्कस को तुम ही लोग चला रहे हो, बस चलाते रहो। बलोची ने कोई जवाब न दिया। मुझे अपनी संजीदा आंखों से देखने लगा। चीनियों जैसे दिखाई देते 2 बैरे खाने की चीजें और चाय की केतली गिलास उठाकर ला रहे थे। उन्होंने सदूक पर सब चीजें लगा दी। बादल ने हमें इशारा किया कि कुर्सियां आगे सरका लो और शुरू हो जाओ। आलू की दाल और पूरियां थी, जोफानी रंग का हलवा और चाय थी। बादल ने बहुत कहने पर हमारे साथ चाय पी। नाश्ते से फारिग होकर चीनियों जैसी सूरत वालों का शुक्रिया अदा करके हम बावर्चियों के इलाके से निकल आए। इतनी देर में बादल को हमने मुख्तसरन अपनी परेशानी बता दी थी कि कुछ लोग बेवजह हमारे दुश्मन हो गए हैं। इन्होंने पुलिस को कुछ दे दिलाकर पीछे लगा दिया है। वो खुद भी और बर्मा की पुलिस भी हमारी तलाश में निकली हुई है। अगर दिन के दिन बलोची में पनाह दे देगा तो मौका मिलते ही आगे निकल जाएंगे। बादल बलोची 2-3 मिनट सर झुकाए खामोश बैठा रहा, मगर जब सोचने के बाद बोला तो इसके लहजे में किसी तरह का शक शुबा नहीं था। एक कबायली मर्द की सी मजबूती थी। कहने लगा, जिंदगी में पहली बार तुम्हारे चेहरे पर निगाह डाली है दोस्त, मगर हम इलेक्ट्रिशियन हूँ। जिस तरह नजरों में सर्कट समझ लेता हूँ, इस तरह समझ गया हूँ कि तुम हमारे से अय्यारी गद्दारी नहीं करेगा। मर्द का बच्चा है। ऐसा है कि वो तीनों मुर्दार को तुम तो भी लोग याद नहीं होएगा। पी पिला के 2000 घंटे बाद वो लोग टेंट से बाहर आएगा तो तुम दोनों को बिल्कुल भूल चुका होएगा। बड़े खेमे में सवेरे काम से पहले जो आदमी इकट्ठा हो गया था, जिन्होंने तुमको देखा था, वो वर्कर लोग हैं। दिल का साफ है। पुलिस आके कुछ भी पूछेगी तो बस इनकार में सही लाएगा वो लोग। वैसे भी हम जाके बोल दूंगा कि ये औरत और मर्द मेरा मेहमान है, इन लोगों का ख्याल करने का है। हम बेफिक्र हो गए, बस फिर परवाह नहीं। अच्छी तरह रोशनी हो गई थी। सर्कस ग्राउंड में सफाई वाले और जानवरों को खुराक देने वाले पूरी तरह मसरूफ हो गए थे। बादल हमें छोटे खैमों की भूल भुलैयों में ले चला। मैं देख रहा था कि आम वर्कर बादल को देखकर मुस्कुराते हैं और सलाम करने में पहल करते हैं। सर्कस का ये इलेक्ट्रिशियन शायद अपने मिजाज की शराफत की वजह से बहुत मकबूल था। ये चंद ही मिनट में मालूम हो चुका था कि अगर कभी किसी ने काम करने वालों को हक इन लुटेरों से मांगने की हिम्मत की तो वो यही बलूची होगा। एक खासे बड़े सायेदार पिंजरे के पास, जिससे सलाखों के बजाय भारी प्लाई वुड और स्टील की बारीक जाली से बनाया गया था, हमने एक दिलचस्प चीज देखी। सब्ज पत्तों और शाखों की डिजाइन से पेंट किया हुआ एक दोहरा खेमा था, जो एक ही नजर में रचना की तो मेरी तवज्जो का मरकज बन गया था। हमारा मेजबान बादल इस पेंट किए हुए खेमे के पास जा रुका और बोला, ये सांपों के बादशाह नागी शाह का खेमा है। इसने प्लाईवुड और जाली वाले पिंजरे की तरफ इशारा किया। बोला, इस पिंजरे में इसके असदहे, नाग, सांप, सपोलिए, कोबरे, मोबरे रहते हैं। मैंने मानीखेज अंदाज में रचना की तरफ देखा। रचना धीमे धीमे मुस्कुराने लगी। मैंने इस पेंट किए हुए खेमे जैसी कोई चीज कभी नहीं देखी थी। आम से कैनवस का खेमा था, जिस हर तरफ से सब्ज, ब्राउन, काही, धानी, हकीकी फितरी रंगों और शक्लों में रोगनी पेंट से सजाया गया था कि देखकर घनी झाड़ी का गुमान होता था। तुरो ताज़ा भी और सूखे हुए पत्ते भी, और साथ में नई कोंपले, शाखें और कलियां और जंगली झाड़ियों के फल इस मुहारत से बनाए गए थे कि देखकर तबीयत फर्क महसूस कर सकती थी। पेट ताज़ा लगता था। बादल ने बताया कि नागी शाह के 2 ही शौक हैं, एक तो सांप पालना, सांप का तमाशा दिखाना, और दूसरा अपने खेमे के पत्तों, शाखों, कोंपलों में जब भी मौका मिलेगा रंग भरना। नागी शाह का खेमा 2 कंपार्टमेंट का था, यानी दरवाजे के बीचों बीच एक कनात खींच दी गई थी, जिसने खेमे को 2 बराबर हिस्सों में बांध दिया था। एक हिस्से पर पर्दा लहरा रहा था, दूसरे का पर्दा सिमटा हुआ था।
इस पर्दे पर रेलवे स्टेशनों के बाथरूम्स वगैरह पर काले पेंट से बने औरत मर्द के पुतलों जैसे नक्श बने हुए थे, यानी ये हिस्सा मर्दाना और वो जनाना है। बादल ने इशारे से बताया कि जनाना हिस्से में नागिशा की बेटी रहती है, जिसकी असिस्टेंट भी है। बादल की आवाज पर अपने खेमे के किसी कोने खुदरे से जो निकल के आया वो अजीब वजह के कपड़े पहने था। फिल्मी खानाबदोशों को तो शोख रंग, साटन की शलवार, टिक्का और फुली भी घेरदार आस्तीन वाले चौड़े कॉलर की झिमलाती कमीज पहनाई जाती है और सर से शोर का रेशमी रुमाल बांधा जाता है। ये शख्स जो मुस्कुराता हुआ बरामद हुआ, धारीदार सूफियाना रंग में भारी सर्ज की घेरादार शलवार, स्याह सांप के चमड़े की चौड़ी बेल्ट, गहरे नीले रंग की संजीदा सी खानाबदोश कमीज, स्याह चमकीले कपड़े का रुमाल और शोक सब्ज का ही धानी रंगों की वास्कट पहने था। वास्कट के कपड़े पर पत्तों से भरी घनी झाड़ी का वही डिजाइन बना था जो नागिशा के खेमे पर दोहराया गया था। मैंने दिल में सोचा, झाड़ी से निकल कर आते सांपों के बादशाह को ऐसा ही लिबास पहनना चाहिए। लगता था एक कदे आदम सांप दो टांगों पर चलता झाड़ी से बरामद हो रहा है। नागिशा मुस्कुराता हुआ निकला और इसने दोनों हाथ फैलाकर बादल बलोची का इस्तकबाल किया। आओ मेरे बादशाह, आओ बादल शाह। सवेरे सवेरे कैसे निकल पड़े मेरे बादशाह, दोनों में बहुत गहरे मरासिम होंगे। इधर बादल बढ़कर नागिशा से बगलगिर हुआ। नागी ने मुआनका करते हुए कहा कि इसके शाने पर से मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, खुश आमदीद बादशाह, आप कौन हो? बादल बलोच ने अभी मेरे तारुफ में कहना शुरू किया था कि हमारे मेहमान कि अचानक नागिशा की नजर रचना पर पड़ी। इसकी हंसी एकदम रुखसत हो गई, चेहरा सुत गया। ऐसा तकलीफ हैरत में हूं कहकर बलोची के कंधे से चमककर ऐसे हटा जैसे बिजली के जिंदा तार से बचने को हटा हो। बादल इसको हैरत से देख रहा था। नागिशा ने घबराई हुई आवाज में पूछा, बादल बादल ये कौन है? ये मर्द के पीछे कौन खड़ा है? बादल ने खफगी से कहा, नागी तुझे दिखता नहीं? अरे औरत है, मेरे मेहमान की औरत। नहीं नहीं ओ बादशाह नहीं, बिल्कुल नहीं, औरत नहीं, सांप, मुर्शद की कसम सांप है। हरने दरख्त का बेलारा सांप, कभी ऐसा नहीं देखा। औरत की जोन में बेलारा, ये मेरे मुर्शद मौला, ये किधर से आया बेलारा? ओ बाबा किधर से आया बेलारा? और इसी तरह चीखता बकबक करता दौड़कर अपने खेमे में जा छुपा। या इलाही, मैंने सोचा अब ये क्या मुसीबत आ गई। रचना ने मेरे देखा और आंखों आंखों में कहा कि ये कोई जानने वाला जानकार है, हम गलत आ गए हैं, यहाँ से निकलने की करो। बादल ने खेमे में आवाज दी, नागिशा, ओ नागी इधर आ भाई, क्या तू पागल हो रहा है? सुबह सुबह नशा तो नहीं किया तूने? अंदर से इसकी घुटी हुई आवाज आई, तू नहीं समझता, मुर्शद की कसम तुझे कुछ पता नहीं बादल शाह। बादल को तरारा आ गया, ये तुम किस नमूने का आदमी है? तुम्हारे टेंट के सामने मेहमान आया खड़ा है और तुम पागल चरिया आदमी जैसी बात करते हो, ये कैसा बेशर्मी है? नागिशा के टेंट के जनाना कंपार्टमेंट में डला हुआ पर्दा हिला। हल्के और सुनहरे सूख रंग का ड्रेसिंग गाउन पहने लंबे कद की एक लड़की खुश मिजाजी से आंखें मिलती जमाया लेती पर्दा हटाकर बाहर आई। हाँ बादल, क्या हुआ? बादल की झूझल इसे देखकर कम हो गई, बल्कि हल्के से मुस्कुराया भी बोला, नागिशा को खबर नहीं क्या हो गया है। मैं मेहमानों को तुम्हारे टेंट पर लाया हूँ और वो मेहमान औरत को सांप बोलता है, अंदर छुप गया है। अंदर से नागी पुकार के कहने लगा, सांप नहीं बोला बेबी, बेलारा बोला है। देख ले, अगर तेरी समझ में आए तो औरत की बेस में बेलारा है, तो खुद ही देख ले बेबी। लड़की ने मुस्कुराकर रचना की तरफ देखा, इसे आंख मारकर धीरे से बोली, बाबा की बात का बुरा मत मानना बीबी, तुम आ जाओ मेरे साथ। फिर वो चीख कर बाप से कहने लगी, बाबा रे, बेलारा हुआ तो मेरा तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? हमको मुर्शिद की दुआ है, मैं औरत को ले जा रही हूँ साथ। तुम इसके मर्द को देखो, कुछ खिलाने पिलाने आराम देने का सोचो, ऐसी बात बोल के मेहमान को नाराज तो ना करो। नागिशा बेटी के जाने के बाद भी 1-2 मिनट बाद अपने टेंट में छुपा रहा। फिर आया तो बेटी के कंपार्टमेंट की तरफ चुकन्ना होकर देखता, धीरे धीरे कदम रखता हुआ आया, मगर अब वो खौफजदा नहीं था। हल्की मुस्कुराहट इसके चेहरे पर थी। मेरे पास आ खड़ा हुआ और औलाद पर फख्र करने वाले बाप की तरह, लेकिन आवाज दबाकर बोला, देखा मेरी बेबी को, कैसी दलेर शेर की बच्ची है। ले गई अपने साथ बेलारा को। बादल ने इसके कंधे पर थोड़ी खुश मिजाजी, थोड़ी झुंझल से हाथ मारकर कहा, नागिशा अब ये चरिया जैसी बात खत्म करो, मेहमान से तमीज से बात करो। तुम बच्चा नहीं है जो अभी भी खेल तमाशे करता है। नागिशा ने बादल के शर्म दिलाने डांटने पर बढ़कर मुझसे मानका किया, मगर मुझे गले लगाते हुए सूसू करके जैसे मेरे बदन को सूंघा जा रहा था। गले मिलकर अलग हुआ तो रजाई से बोला, तुम्हारी तो औरत है बादशाह, तुम तो समझो, इसको सूंघ चपके बैठे हो। मुर्शिद की कसम तुम्हें बताओ तो भला क्या इसके पास से जलती हुई शक्कर की बू नहीं आती? कसम तुम मुर्शिद की बताओ, अरे बेलारा की। बादल ने हाथ बढ़ाकर अब नागिशा का गाल थपथपाया, रुखेपन से कहा, बस करो नागी, बस बहुत हो गया। बादल ने बात इतने करते से कही कि नागी सुनकर इसके तेवर देखकर अब काबू में आ गया। वो मैं अंदर टेंट में ले गया। बातें बलोचने से बताया कि
ہم دونوں ناشتہ کر کے آئے ہیں، رات کے جاگے ہوئے ہیں، ناگی اگر ہمارے سونے کا بندوبست کر دے گا تو اچھا ہوگا۔ ناگیشا کا خیمہ اندر سے ایسے سجا تھا جیسے شکار کے نکلے ہوئے کسی چھوٹے موٹے نواب یا راجے کا خیمہ ہو۔ بہت سی قیمتی چیزیں بے ترتیبی سے رکھی تھیں۔ ایک جانی مہاگنی کی لکڑی سے بنا اسکرین تھا جس میں ہاتھی دانت کے ٹکڑوں سے پھول پتیاں اور جانوروں کی شبیہیں جڑی ہوئی تھی۔ اسکرین کے پیچھے ہلکی مگر شاندار مسہری تھی، جیسے شکاری خیموں کے حساب سے قدرے تنگ بنایا گیا تھا، یہ شاید فولڈ بھی کی جا سکتی ہوگی۔ مسہری کے پاس تپائیاں اور فٹ سٹول رکھے ہوئے تھے۔ ان کا مسہری یا خیمے کے دوسرے فرنیچر سے کوئی جوڑ نہیں بیٹھ رہا تھا، مگر تھے سبھی قیمتی۔ خیمے کی ہر چیز کا یہی حال تھا۔ مجھے ناگیشا نے اونچی پشت کی ہتھوں والی کرسی پر جا بٹھایا۔ خود ایک آرام دہ کرسی میں نیم دراز ہو گیا۔ بادل بلوچ مخمل کی گدیوں والے دیوان پر چوڑا ہو کر جا بیٹھا۔ بادل نے مختصراً بتایا کہ ہم سرکس کی گراؤنڈ تک کس طرح آئے ہیں۔ ناگیشا نے مجھے جس کرسی پر بٹھایا، اس کے ہتھوں کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ جیسے کالا چیتا شکار پر گھات لگائے بس جسٹ کرنے ہی والا ہو۔ میں نے ہتھوں پر ہاتھ پھیر کر کاریگری کی تعریف کی تو ناگیشا بولا، یہ کرسی حضور مہاراجہ بریٹھا پور نے اس خادم کو گفٹ کی تھی۔ میں نے ایسی شک میں آنے جیسے مجھ پر بڑا رو پڑا ہو۔ یہ دیکھ کر ناگیشا شروع ہو گئے ٹینٹ میں سجی ایک ایک چیز کی تاریخ بتانے لگا۔ یہ پارچہ قالین اس وقت ہاتھ میں آیا تھا جب رایان صاحب فلانگر نے میرے ایک تماشے پر خوش ہو کر کہا تھا مانگ کیا مانگتا ہے، اور میں نے رایان صاحب کے نیچے پیچھے اس قالین پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ شیشہ سٹینڈ بیگم صاحبہ ڈولا گنج کی عطا ہے۔ ناتی عورت کی یہ پینٹنگ ایک انگریز میجر صاحب نے گفٹ کی تھی۔ یہ گلدان فلاں نے دیا تھا۔ غرض ناگیشا کے ٹینٹ کی ہر چیز کسی نہ کسی قدردان کا تحفہ تھی، اور ناگیشا کے قدردانوں میں جاگیرداروں، راجواڑوں اور حاکموں سے لے کر ڈیرے دار طوائف اور علاقے کے پولیس افسر تک شامل تھے۔ ہر ایک نے اپنے مزاج یا ناگیشا کی پسند کے مطابق تحفہ دیا تھا۔ صاف معلوم ہو گیا تھا کہ ناگیشا کی پسند ناپسند کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب جبکہ کچھ دیر میں نے وہاں گزاری، مجھے وہ خیمہ شکار پر نکلے ہوئے راجے نواب کا نہیں، کسی بڑھیا قسم کے کباڑی کا سٹور لگتا تھا۔ 5-10 منٹ تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے اور اپنے ٹینٹ کی ہسٹری بتانے کے بعد ناگیشا مجھے مہاگنی کے سٹینڈ کے عقبے بچھی راجواڑہ ٹیب مسہری کے پاس لے گیا اور اس کی تاریخ بتانے کے بعد بولا، لو بادشاہ آرام کرو، 5-7 گھنٹے کے لیے یہ مسہری میں نے آپ کو گفٹ کی ہے۔ اگر جلدی اٹھ جاؤ تو میرے ساتھ لنچ بھی کر لینا، نہیں تو آپ اور آپ کی بہلارا بیگم الگ اپنا کھانا چائے کر لینا۔ ہم دونوں باپ بیٹی آج شام میں تماشے کی ریہرسل کریں گے۔ ناگیشا اور بادل بلوچ مجھے خیمے کے اس حصے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت میں نے ہلکی آواز میں ٹیپ ریکارڈرز بجائے جانے کی اور لڑکیوں کے ہلکے ہلکے ہنسنے باتیں کرنے کی آوازیں سنی۔ رشنا اور ناگیشا کی بیٹی میں لگتا تھا خوب دوستی ہو گئی ہے۔ ایک بار رشنا اونچی آواز میں ہنسی اور ساتھ ہی ٹیپ کی آواز بڑھ گئی۔ پرانا گیت گایا جا رہا تھا، سروتا کہاں بھولیا پیارے نہ دھویا۔ رشنا ہنس کے پوچھا، سروتا کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ناگی کی بیٹی ہنسنے لگی۔ نہ معلوم کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ جرمن سفارت خانے کے رہائشی علاقے سے جس ہی جان اور پریشانی میں فرار ہوا تھا، کچھ اس کی تھکن، کچھ رات بھر کی جگار میں جو میں سویا تو شام کر دی۔ آنکھ کھلی تو خیمے کے کھلے پردے سے جاتی سرخ نارنجی اور سنہری دھوپ خیمے میں جھانک رہی تھی۔ پہلے چند لمحوں میں تو خبر نہ ہوئی، سمجھ نہ آیا کہ میں سرکس کے کس خیمے میں ہوں، کیوں ہوں۔ پھر مسہری کے قریب کرسی پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے کروڑ بدلے اٹھ بیٹھا۔ رشنا ایک دم تر و تازہ اور مسکراتی ہوئی بیٹھی مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ رشنا دیوانی لڑکی، میں نے یاد کیا ہے، یہ اس لڑکی مورنی کی ہونے والی بھابھی ہے۔ مورنی جو سخت زخمی ہونے کے بعد مانگیان کالج میں محصور ہو گئی تھی اور پھر مغربی ملکوں کی مداخلت کے نتیجے میں محاصرہ ہٹا لیا گیا تھا۔ ایمبولینس اس مورنی اور بابا کی پوتی کسومی کو ساتھ میرے ہموطن ساتھی میرباز خان کو لے کر آفس سے نکل گئی تھی۔ اگر یہ دیوانی رشنا نہ ہوتی تو مداری بابا کے دشمن اس قبائلی جگمے کے بدماش بیٹے رامل نے مجھے ختم کر دیا ہوتا۔ یہ وہی رامل تھا جسے ہمارے کاکسیز بازار کے پچھواڑے ہونے والے واقعے میں بابا نے ریچھ کے کالے میں آ کر زخمی کر دیا تھا۔ اب تک تو یہ رامل مجھے بے ہوشی کی حالت میں ختم کرنے کے بعد برے میں بند کر کے پانی میں پھینک بھی چکا ہوتا۔ رشنا نے بہت ہوشیاری سے کام لیا تھا، اس نے میری جان بچائی تھی۔ میں نے رشنا کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میری انگلیاں بالوں میں الجھا دیں اور بڑی افنائی سے ایک لفظ کہا، سردار پاگل ہے تو اور وہ مورنی بھی باولی ہے۔ میں بولا، کس بات کا سردار ہوں؟ میں نے چھیڑنے کو کہہ دیا، وہ ہے نا جگمے کا سرپنچ کا بیٹا رامل سردار۔ رشنا مجھے گھور کے دیکھ کر نیولے کی طرح خیکی کی آواز نکال کر بولے، رامل کی بہن کا یہ کا وہ کا فش ٹولا، وہ کدھر سے آیا سردار؟ ہم دونوں کا کچھ دیر ہلکے پھلکے موڈ میں اس طرح باتیں کرتے رہے۔ پھر بھوک لگی تو کھانے کی تلاش میں سامپو کے بادشاہ کے ٹینٹ سے نکلے۔ سامپو والے کے ٹینٹ کے باہر لکڑی کے موٹے کندھے پر بیٹھی 11-12 برس کی ایک لڑکی میں دیکھ کر کھڑی ہوئی۔ رشنا نے بتایا کہ ناگیشا کی بیٹی رخسانہ کی شاگرد لڑکی ہے۔ رخسانہ کہہ گئی یہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کر دے گی۔ رخسانہ کی شاگرد شاید ہماری زبان نہیں جانتی تھی، وہ اشارے سے ہمیں پیچھانے کا کہتے ایک طرف چل پڑی۔ رخسانہ کی شاگرد ہمیں اپنے ماں باپ کے ٹینٹ میں لے گئی۔ یہ بہت غریب سا ٹینٹ تھا، مگر میز پر اچھا خاصا کھانے پینے کا سامان سجا ہوا تھا۔
वहाँ शागिर्द लड़की के माँ बाप में से उस वक्त कोई नहीं था। लड़की ने बैठने का इशारा किया और खेमे से निकल गई। इसके दौड़ने की आवाज़ सुनकर हम सब लोग सुकून से बैठ के हम समझे थे वो शायद अपने माँ बाप को बुलाने गई है। मगर 5-7 मिनट बाद वो जो वापस आए तो चीने जैसी शक्ल का एक कुक इसके साथ था। कुक तामचीनी की कहते हुए 2 फंजान उठाए हुए आया। इसने चाय के बर्तन मेज पर सजा दिए और हमें इशारे से खाना शुरू करने का कहकर चला गया। लड़की कुछ दूर पीछे स्टूल पर जा बैठी और मैं खाते देखती रही। वो कुछ देर बाद आती और जायजा लेकर चली जाती कि कहीं किसी चीज की जरूरत तो नहीं। भूखे थे, बहुत देर बाद खा रहे थे। हमने खूब सैर होकर खाया। खा पीकर शागिर्द लड़की के खेमे से निकले और हम सर्कस ग्राउंड का जायजा लेने की तरफ चल पड़े। लड़की बर्तन संभालने में लगी थी। हम इस तरह जाते देखा तो दौड़कर आई और रास्ता रोक के खड़ी हो गई। इसने इशारे से बताया कि नागी शाह और बादल बलोची दोनों ताकीद कर गए हैं कि हम लोग सर्कस ग्राउंड में कहीं इधर उधर न निकले। खाने पीने के बाद सीधे नागी शाह के खेमे में जाए। रशना इस लड़की के इशारे से मुझे ज्यादा समझ रही थी। जब इसने ही बताया कि हर हाल में नागी के टेंट में वापस चलना है तो फिर मैंने हुज्जत ना की। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, शेर खान की दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।